प्यारे बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज के क्लास में हम लोग ट्रायल बैलेंस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सम्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग एंड तक हमारे साथ बने रहना ताकि ट्रायल बैलेंस का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाए। और साथ ही इसके पहले वाला अगर वीडियो आप मिस कर गए हैं तो उसको जरूर देख लेना ताकि ट्रायल बैलेंस का जो भी बेसिक कंसेप्ट है या रूल्स जो है वो समझ में आप लोग को आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ये जो सम्स हम लोग करेंगे इसमें देख रहे हैं द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म हैज बीन रॉन्गली प्रिपेयर्ड। मतलब ये जो ट्रायल बैलेंस जो बनाया गया है हैज बीन रॉन्गली प्रिपेयर्ड, मतलब ये गलत बनाया गया है। हालांकि देख रहे हैं दोनों तरफ सेम सेम आ रहा है, इसका मत ये मत समझना कि पूरा टैली कर गया तो ये सही है, ये गलत बनाया गया है। ठीक है ना, मिसमैच करके ये अमाउंट जो है वो टैली कर गया है। सो यू आर टू रीड्राफ्ट द सेम। इसको क्या करना है हम लोगों को? रीड्राफ्ट करना है, मतलब इसको सही करके बनाना है। क्योंकि इसमें बहुत सारा आइटम है जो क्रेडिट में आना चाहिए था उसको डेबिट में लिखा गया है, और बहुत सारा अमाउंट है जो डेबिट में आना चाहिए था तो क्रेडिट में करके लिखा गया है। तो इसको बनाना है हम लोग को। यहाँ पर दिख रहे हैं आइटम बहुत सारा दिया हुआ है, तो ये सम्स अगर करेंगे आप लोग तो लगभग सारा का सारा आइटम इसमें आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोग को कॉपी में इस तरह से लाइन टान लेना होगा। ठीक है, जो व्हाइट वाला कलर आप देख रहे हैं, सबसे पहले से लाइन टान लेना होगा। लाइन टान के एलएफ का कॉलम होगा, मतलब लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीज डेबिट का कॉलम, और फिर एक बनेगा क्रेडिट का कॉलम। ठीक है, ऊपर में हमेशा लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ, अगर पार्टी का नाम दिया रहेगा तो पार्टी का नाम लिखेंगे। लेकिन इस सम्स में देख रहे हैं हम लोग पार्टी का नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पर कुछ भी लिखा रहेगा पार्टी का नाम, मिस्टर मुखर्जी या मिस्टर वर्मा जो भी, तो वहां पे लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मुखर्जी या मिस्टर वर्मा जो भी रहेगा। नहीं है तो डॉट डॉट बैठा दिए हैं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो क्लोजिंग डेट रहेगा वो बैठा देंगे। तो क्वेश्चन में आप लोग देखो डेट बैठा हुआ 31 दिसंबर 2023, तो क्लोजिंग डेट हम लोग बैठा लिए हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2023। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो जितना भी आइटम है सबको सीक्वेंस वाइज हम लोग कॉपी में लिख लेंगे, सबको सीक्वेंस वाइज लिख लेंगे कॉपी में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक करके किसका अमाउंट डेबिट कॉलम में आएगा और किसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में आएगा, जो पहले वाले वीडियो में कंसेप्ट समझाया तो उसी के आधार पर। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर देना और क्वेश्चन से देख के आप लोग इस तरह से जैसे हम लिखे हैं पूरा ये हेड्स ऑफ अकाउंट में जो जो नाम है सबको आप लोग को सीरियल वाइज लिख लेना है। जैसे नाम आप लोग देख रहे हैं सारा, इस तरह से आप लोग को पूरा एक लिख लेना है कॉपी में। क्योंकि ये सम्स भले ही बड़ा है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारा का सारा आइटम जो भी आता है वो सब इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से पूरा हम लोग लिख लेंगे, और लिखने के बाद फिर हम लोग अब इसको एक एक करके देखेंगे कि कौन सा अमाउंट कहां पर बैठाना है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लेना है सही से कॉपी में। अब इसके बाद देखेंगे किसके अमाउंट कहां पर आएगा, ये ध्यान देना है आपको। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले दिया है कैपिटल। सबसे पहले क्या दिया है? कैपिटल दिया है। तो कैपिटल का अमाउंट कहा जाता है, चार्ट को ध्यान रखना है, कैपिटल का अमाउंट कहा जाता है क्रेडिट कॉलम में। ठीक है ना, तो कैपिटल का अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे 20,000। आराम से आस्ते आस्ते करना है, क्रेडिट में लिखेंगे 20,000। ठीक है, ताकि एक ही सम्स का कंसेप्ट जो पूरा क्लियर हो जाए इस तरह का सम्स के लिए। इसके बाद अगला जो आइटम देख रहे हैं इसमें स्टॉक दिया है। यहाँ पर थोड़ा समझने वाला चीज है, स्टॉक जो दिया हुआ है ये थोड़ा समझने वाला चीज है। बताए थे कि क्लोजिंग स्टॉक में बताए थे ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है। अब कैसे समझेंगे ये क्लोजिंग स्टॉक है? यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपका डेट दिया रहेगा, जो भी डेट रहेगा, जैसे यहाँ पे 31 दिसंबर 2023 है, मतलब ये क्लोजिंग डेट रहता है। और यहाँ पर भी स्टॉक के साथ में अगर वही डेट लिखा रहेगा मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। बहुत जगह क्लोजिंग लिखा रहता है, CLOSING क्लोजिंग स्टॉक लिखा रहता है, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कब आएगा? अगर परचेज के साथ ब्रैकेट में एडजस्टेड लिखा रहेगा तब आएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे परचेज है तो परचेज के बगल में अगर ऐसा लिखा रहता है एडजस्टेड, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता तब क्लोजिंग स्टॉक आता है। अगर परचेज के साथ ब्रैकेट में एडजस्टेड नहीं लिखा रहेगा तब उसमें क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखना है। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं, तो इसको हम लोग को छोड़ देना है, लिखना ही नहीं, छोड़ देंगे इसको। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना आपका देखो तो 10,000। तो कैश इन हैंड क्या है? एसेट है। तो एसेट कहां जाएगा? डेबिट में 10,000। तो एसेट लिखेंगे डेबिट में 10,000। ठीक है, इसमें हम क्या समझे थे? डेबिट कॉलम में किसका किसका अमाउंट आएगा? जितना एसेट होगा उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में आएगा। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, इसका अमाउंट डेबिट कॉलम में आएगा। और डेबिट में क्या आता है? एक्सपेंसेस, जितना खर्च होगा वो डेबिट कॉलम में आएगा। और क्या आएगा? लॉसेज, जितना लॉसेज होगा उसको भी डेबिट कॉलम में लिखेंगे।
तो क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आता है कैपिटल और लायबिलिटीज, जितना लायबिलिटीज है, जितना कंपनी के लिए दायित्व है, जिम्मेदारी है, जैसे लोन है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग है, वो सब क्रेडिट कॉलम में आएगा। और इसमें क्या आता है, इनकम जो होगा वो भी क्रेडिट कॉलम में आएगा। तो इसका मतलब एसेट डेबिट में, लायबिलिटीज क्रेडिट में, ठीक है, एक्सपेंस लॉस डेबिट में, इनकम गेन्स क्रेडिट में, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कैश इन हैंड। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट 1,10,000, ठीक है ना। तो सिर्फ बैंक होता, सिर्फ बैंक अगर लिखा रहता तब वो एसेट है, लेकिन ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, वो माइनस में बैलेंस है, ये नेगेटिव में है, बैंक में जो बैलेंस है वो माइनस में है, मतलब उल्टा हमने बैंक से एक्स्ट्रा विड्रॉ करके रखा हुआ है, क्रेडिट लेकर रखा हुआ है। तो इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो एक तरह से लायबिलिटी होता है, तो क्रेडिट कॉलम में जाएगा 1,10,000। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को क्रेडिट में हम लिखेंगे 1,10,000, ठीक है, साथ साथ में आप लोग करते जाना, ठीक है। तो सिर्फ बैंक होता या बैंक बैलेंस होता तब वो एसेट होता, तब वो डेबिट में बैठाते, लेकिन चूंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट तब माइनस में बैलेंस है, वो लायबिलिटी होता है, इसलिए वो क्रेडिट में भेजा जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे अब बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद क्या है, फिर परचेज। परचेज खर्च होता है, परचेज करेंगे तो क्या होगा, खर्च होगा हमारा, है ना। तो परचेज का अमाउंट खर्च है तो कहाँ आएगा, डेबिट में 2,50,000। तो पर्ची का सीधा सीधा लिख दो आप लोग 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। सीरियल वाइज आपको लाइन से बैठाते जाना है। ट्रायल बैलेंस जो है आपका सिलेबस में जो भी चैप्टर है, उस सबसे इजी चैप्टर यही है क्लास 11 में, ट्रायल बैलेंस, क्योंकि एक दो सम्स करने से पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप डेफिनेटली इसको स्कोर करके अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, मैंने बना के इसको। तो परचेज हो गया, परचेज के बाद फिर क्या दिया हुआ है, रिटर्न्स आउटवर्ड, ये पिछला वीडियो में बताए थे। रिटर्न्स आउटवर्ड माने आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, माने हमने जो परचेज किया था उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। परचेज किया था तो आया था सामान, अब रिटर्न कर रहे हैं तो सामान जा रहा है, तो परचेज को लिखते हैं डेबिट में चूंकि खर्च है। लेकिन परचेज किया हुआ सामान अगर हम वापस रिटर्न करेंगे आउटवर्ड तो उसके बदले हमको पैसा मिलेगा, तो इनकम है, क्रेडिट में लिखा जाएगा। रिटर्न्स आउटवर्ड 20,000, रिटर्न्स आउटवर्ड 20,000 क्रेडिट में, क्योंकि जब हम सामान वापस करेंगे तो उसके बदले में पैसा मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखना, परचेज होगा डेबिट में लेकिन परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट में। परचेज रिटर्न को ही रिटर्न आउटवर्ड कहा जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज का मतलब ही होता है भाड़ा। अब इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, कैरेज इनवर्ड हो चाहे कैरेज आउटवर्ड हो, वो खर्च है, डेबिट में ही होगा। तो कैरेज इनवर्ड के अमाउंट कितना है, 10,000 एक्सपेंस है डेबिट में, कैरेज इनवर्ड के अमाउंट खर्च है, डेबिट में लिखेंगे। इसके बाद कैरेज इनवर्ड के बाद देखते हैं क्या दिया है, वेजेस। वेजेस खर्च है, जब तक रिसीव्ड नहीं लिखा रहेगा तब तक उसको खर्च ही माना जाएगा, जब रिसीव्ड लिखा रहेगा तो समझ जाना आप लोग इनकम है, तब वो क्रेडिट में जाएगा। तो वेजेस डेबिट में 20,000 खर्च है, तो वेजेस हम लोग डेबिट में लिखेंगे 20,000, ठीक है, हो गया। इसके बाद फिर आगे देखो, फिर आगे दिया सैलरीज। सैलरीज कितना है 50,000, तो सैलरी भी खर्च है 50,000, 50,000, यहाँ लिखेंगे हम लोग 50,000, हो गया। इसके बाद फिर क्या है देखो, तो आप लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस खर्च लिखा हुआ है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, डेबिट में 10,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट में 10,000। इसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं इसमें एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग ऑब्वियस बात है खर्च है, तो एडवर्टाइजिंग खर्च है कितना 20,000 खर्च है, तो डेबिट में खर्च है, तो फिर इसको लिखेंगे हम लोग डेबिट में, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे बैड डेट प्रोविजन। ये आप लोग देखना, सिर्फ बैड डेट होगा तो बैड डेट का मतलब लॉस होता है, तब वो डेबिट में आएगा। लेकिन बैड डेट प्रोविजन अगर लिखा रहेगा तो एक तरह का लायबिलिटी है, तब वो क्रेडिट में जाएगा। तो बैड डेट प्रोविजन का अमाउंट कितना है 20,000, वो क्रेडिट में जाएगा। तो बैड डेट प्रोविजन का अमाउंट लिख देंगे हम लोग 20,000 क्रेडिट में, ठीक है ना। सिर्फ बैड डेट होगा तो डेबिट में आएगा, लॉस है, और बैड डेट प्रोविजन लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट में जाएगा, सीधा सीधा लिखना है। तो बैड डेट प्रोविजन हो गया। इसके बाद आप लोग देखो बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है, एसेट है, तो एसेट कहाँ लिखेंगे, डेबिट कॉलम में। तो डेबिट में आप लिखो 2 लाख, बिल्डिंग डेबिट में आप लोग लिख दो 2 लाख, हो गया। इसके बाद बिल्डिंग के बाद फिर आप लोग को क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स ऑन एन ओपन अकाउंट, मतलब ये क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स कहाँ आता है, क्रेडिट कॉलम में। डेटर्स आता है डेबिट कॉलम में और क्रेडिटर्स आता है क्रेडिट कॉलम में, लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर्स क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 50,000,
क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 50,000, 50,000 हो गया। इसके बाद फिर दिया बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल जो एसेट है, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, डेबिट में होगा, और बिल्स पेबल लायबिलिटी है वो क्रेडिट में होगा। तो बिल्स रिसीवेबल एसेट है, डेबिट में आप लिखो 20,000, डेबिट कॉलम में लिखना आप लोग 20,000। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना है, एसेट है, डेबिट में 20,000। तो इधर का हो गया हम लोग। अब इस साइड का हम लोग करेंगे। इसमें आप लोग देखना कैपिटल अकाउंट बी का है 10,000, लेकिन ये क्या लिखा है, ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन मतलब माइनस में अमाउंट है, नेगेटिव बैलेंस है। तो फेवरेबल अगर होगा तब तो लिखे थे क्रेडिट साइड में, कैपिटल आता है क्रेडिट में, लेकिन ओवरड्रॉन रहेगा मतलब वो माइनस में है, तब ये आ जाएगा डेबिट में। ओवरड्रॉन लिखा है इसलिए आएगा उल्टा डेबिट में, ठीक है। अगर ओवरड्रॉन नहीं लिखा होता तो फिर उसको क्रेडिट कॉलम में ही बैठाते। तो कैपिटल अकाउंट बी का हम लोग लिखेंगे डेबिट में, चूंकि ओवरड्रॉन है तो लिखेंगे 10,000, तो लिख देंगे यहाँ पर हम लोग 10,000, ठीक है। ओवरड्रॉन है इसीलिए इसको डेबिट में लिखा जाएगा उल्टा, ठीक है ना। कैपिटल होता है क्रेडिट में, लेकिन ओवरड्रॉन लिखा है इसीलिए उसको बैठाएंगे डेबिट में, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है। अब इसके आगे हम लोग जाएंगे, इसके आगे ट्रेड एक्सपेंसेस, खर्च है, ऑब्वियसली एक्सपेंसेस लिखा हुआ है तो खर्च है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। ट्रेड एक्सपेंसेस 20,000, तो डेबिट में लिख लेंगे हम लोग, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट में 20,000, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो आप लोग क्या दिया है, ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद क्या लिखा है, रिटर्न्स इनवर्ड। ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद क्या लिखा है, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न, मतलब जो हमने सेल किया था वो इनवर्ड मतलब हमारी अंदर की तरफ आ रहा है। तो अगर सेल किया हुआ सामान हमारे पास वापस रिटर्न आएगा तो हमको तो पेमेंट करना पड़ेगा उसको, तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो उसको डेबिट में लिखेंगे। तो रिटर्न्स इनवर्ड डेबिट में लिखेंगे 20,000, 20,000, रिटर्न्स इनवर्ड डेबिट में लिखेंगे 20,000, ठीक है ना। सेल्स होता है क्रेडिट में, लेकिन सेल्स रिटर्न होगा डेबिट में। रिटर्न इनवर्ड को ही सेल्स रिटर्न कहा जाता है। अब इसके बाद आगे क्या है देख लो आप लोग, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब अभी बता रहे थे, बैड डेब्ट का मतलब जो लॉस है, मतलब डूब गया पैसा, मैंने पार्टी से हम पैसा पाते थे लेकिन वो पैसा नहीं दे पाया तो हमारा बैड डेब्ट हो गया, पैसा डूब गया, लॉस है। तो बैड डेब्ट को कहाँ लिखेंगे, लॉस को डेबिट में 20,000, बैड डेब्ट डेबिट में लिखेंगे 20,000, हो गया। अब इसके बाद बैड डेब्ट के बाद फिर सेल्स है। सेल्स तो इनकम होता है ना, अगर हम सेल करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, इनकम है, तो इनकम कहाँ जाए, क्रेडिट साइड में। तो सेल्स का अमाउंट क्रेडिट में लिखो आप लोग 4 लाख, सेल्स के अमाउंट क्रेडिट में आप लोग लिखो कितना आएगा, 4 लाख, ठीक है ना। परचेज खर्च है, डेबिट में आता है, सेल्स इनकम है, क्रेडिट में जाएगा। इसके बाद फिर क्या है, कैरेज आउटवर्ड। अभी बता रहे थे कैरेज का मतलब ही होता है भाड़ा, इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, खर्च है, डेबिट में होगा, तो लिख देंगे कैरेज आउटवर्ड का डेबिट में 10,000, डेबिट में लिख देंगे कैरेज आउटवर्ड का 10,000, ठीक है। इसके बाद और क्या बचा है, मोटर लॉरी। जाहिर सी बात है मोटर लॉरी एसेट है, संपत्ति है, डेबिट में होगा। एसेट कहाँ होता है, डेबिट में। तो मोटर लॉरी डेबिट में लिखो 1,50,000, मोटर लॉरी डेबिट में 1,50,000, हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोन। अब लोन यहाँ पर क्रेडिट है, लिख ही दिया है, लोन क्रेडिट है, मतलब हमने लोन लिया है पार्टी से, तो लायबिलिटी है, क्रेडिट कॉलम में जाएगा। लोन अगर हमने लिया है तो हमारा दायित्व तो बनता है, क्रेडिट कॉलम में जाएगा। तो लोन क्रेडिट में लिखो 2 लाख, लोन का क्रेडिट में आप लोग लिख दो 2 लाख रुपीज लोन का अमाउंट है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखेंगे स्टॉक। अब यहाँ पे देखना स्टॉक का डेट दिया हुआ है 1 जनवरी 2023, मतलब ओपनिंग डेट है, क्योंकि यहाँ डेट क्या था 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 23, क्लोजिंग डेट रहता है हमेशा। जब भी ट्रायल बैलेंस के ऊपर में जो डेट दिया रहेगा वो क्लोजिंग डेट रहता है। तो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा था, तो शुरू कब हुआ था, 1 जनवरी 23 को, यानी ओपनिंग स्टॉक है, लिखा नहीं है ओपनिंग, लेकिन डेट से आपको पकड़ना होगा कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, 1 जनवरी, साल का शुरुआत में है, तो ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है, एसेट है। स्टॉक जो एसेट है डेबिट में होगा 30,000, स्टॉक एसेट है तो डेबिट में हो जाएगा ये 30,000। इसके बाद फिर देखेंगे इसमें ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब डेटर्स का ही एक दूसरा नाम है ना, मैंने पार्टी से हम पाएंगे, तो डेटर्स का ही एक और नाम है ड्यू फ्रॉम कस्टमर। तो डेटर्स कहाँ आता है, डेबिट में आता है, एसेट है, डेबिट में आप लिखो ड्यू फ्रॉम कस्टमर का 50,000, तो ड्यू फ्रॉम कस्टमर डेटर्स का ही दूसरा नाम है तो डेबिट में आएगा।
ठीक है। डेटर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर क्या है, डेटर्स का दूसरा नाम है। और एक और नाम रहता है ड्यू टू सप्लायर, ये क्रेडिटर का दूसरा नाम है। तो ड्यू टू सप्लायर रहेगा तो उसका अमाउंट क्रेडिट में होगा, क्योंकि वो क्रेडिटर है, कंपनी की लायबिलिटी होता है। तो ये ध्यान रखना, नाम कभी कभी थोड़ा सा चेंज कर देता है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब डेटर्स, और ड्यू टू सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स। इसके बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जो है वो लायबिलिटी है, क्रेडिट कॉलम में जाएगा 60,000। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 60,000, हो गया। इसके बाद लास्ट में क्या दिया है फिर, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब आप लोग बताओ ये क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड है तो रिसीव्ड है मतलब इनकम है, तो इनकम कहाँ जाएगा, क्रेडिट कॉलम में। क्रेडिट कॉलम में आप लिख दो इंटरेस्ट रिसीव का कितना, 20,000। क्रेडिट कॉलम में इंटरेस्ट रिसीव का कितना हो जाएगा, 20,000। तो अब हम लोग क्या समझे हैं कि डेबिट कॉलम में क्या क्या आता है, जितना एसेट होगा डेबिट में, लायबिलिटी होगा तो क्रेडिट में, एक्सपेंस लॉस होगा डेबिट में, इनकम गेंस होगा क्रेडिट में। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट था। तो सारा हम लोगों ने इसमें जो जो था हम लोगों ने सारा बैठा लिया। अब बैठाने के बाद इसको क्या करना है, टैली करना है। ठीक है, तो जब टैली करना होगा तो वहां पे क्या करेंगे, पहले डेबिट के अमाउंट को सारा प्लस करेंगे। डेबिट के अमाउंट जो प्लस करेंगे हम लोग, तो एक बार देख लेते हैं डेबिट के अमाउंट जो प्लस किया जाएगा। एक एक करके आप लोग भी इसको प्लस करके देख लेना। डेबिट के अमाउंट क्या है, डेबिट कॉलम में 10,000 प्लस 2,50,000, तो कर लेते हैं हम लोग, 2 मिनट लगेगा। 10,000 प्लस 2,50,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस एक और है 20,000, ये वाला 20,000, फिर 2 लाख, तो उसको भी प्लस कर लेंगे हम लोग। 20,000 प्लस 2 लाख, उसके बाद फिर प्लस 20,000 नीचे में, फिर प्लस 10,000, उसको भी हम लोग कर लेते हैं प्लस 10,000। ये 10,000 तक हो गया। इसके बाद अब आगे देखते हैं और क्या बचा है, 20,000 तो प्लस 20,000 प्लस 20,000। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देख लेंगे, फिर एक और 20,000, फिर 10,000, तो प्लस 20,000 प्लस 10,000। उसके बाद ये लास्ट में जो अमाउंट है फिर 1,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000। तो ये कितना आ रहा है, 9 लाख आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 9 लाख। डेबिट वाला प्लस करके आ रहा है 9 लाख, तो लिख लेंगे हम लोग डेबिट में, ये वाला प्लस करके आ रहा है 9 लाख। इसी तरह से हम लोग क्रेडिट वाला को भी टैली करेंगे, मतलब क्रेडिट में जो अमाउंट है उसको भी हम लोग प्लस कर लेंगे। तो क्रेडिट वाला तो जल्दी हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि उसमें अमाउंट कम है। तो 20,000 ऐसा करेंगे, 20,000 प्लस 1,10,000। आप लोग भी सब कैलकुलेटर से या मैनुअली करना होगा तो मैनुअली करके देख लेना आप लोग, या कैलकुलेटर जिन लोगों का अलाउड है कैलकुलेटर से आप लोग करके देख लेना। प्लस 20,000 प्लस 20,000, फिर 50,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000, फिर प्लस 4 लाख, है ना, 4 लाख है, प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 20,000। तो क्रेडिट का भी प्लस करके आ रहा है 9 लाख। तो जैसे बताए थे, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट अगर मैच कर जाएगा मतलब सम सबका सही है। अगर एग्जाम हॉल में डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट अगर टैली नहीं करता है, इसका मतलब सम्स बनाने में कहीं ना कहीं गलती हो गया है। और एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि अगर ये दोनों टैली नहीं करेगा एग्जाम में, तो एक तरीका है कि अगर एक ठो आइटम कोई अगर मिस्टेक हुआ होगा, इसमें अगर एक ठो आइटम कोई मिस्टेक हुआ होगा तो वो आप निकाल सकते हैं। अगर टैली नहीं कर रहा है तो कैसे करेंगे हम लोग, तब मान लो डेबिट में अगर कम आ गया, क्रेडिट में अगर ज्यादा आ गया, अगर ऐसा है
तो दोनों के अमाउंट को माइनस कर लेंगे, मैंने ज्यादा वाले अमाउंट में से कम वाले अमाउंट को माइनस कर लेंगे। माइनस करके जितना आएगा, सपोज दोनों को माइनस कर लिए तो आया 20,000, माइनस करके आया, दोनों अमाउंट को माइनस किए तो 20,000। अब 20,000 का हाफ कर देंगे तो कितना आया 10,000। तो देख लेंगे इसमें 10,000 वाला कौन सा अमाउंट है, तो 10,000 वाला जो अमाउंट होगा उसको हम लोग माने चेंज कर देंगे कॉलम को। एक आइटम अगर गलती होगा जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, उसमें ऐसा हो सकता है, तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे, उसके बाद मैच कर जाएगा। और नहीं तो जैसे कभी कभार ऐसा हो सकता है, एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं आता है, सस्पेंस अकाउंट, अगर सारा का सारा हमने सही किया है फिर भी अगर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन सारा का सारा सही है उसके बावजूद अगर मैच नहीं कर रहा है, तब क्या किया जाएगा, तब सस्पेंस अकाउंट यहाँ लिख दिया जाता है, और डेबिट में जितना कम है डेबिट में बैठा देंगे, और अगर क्रेडिट में जितना कम है तो क्रेडिट में बैठा देंगे। दोनों में से किसी एक में ही कम होगा, तो जितना कम होगा उस कॉलम में उतना बैठा के फिर उसको टैली कर देंगे। लेकिन ये अप्लाई होगा सस्पेंस वाला जब टैली नहीं करेगा तब, और वो भी सारा हमने सही बैठा है फिर भी टैली नहीं कर रहा है तब होगा। लेकिन एग्जाम में नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आप लोग का नहीं रहेगा। एग्जाम में जैसा आप लोगों ने किया है कि इस तरह से पूरा आइटम दिया रहेगा और सारा वो मैच करेगा, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। तो ये था पूरा सम्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसको घर पे आप लोग एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि जो भी बचा कुचा जो कंफ्यूजन है वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स एवरीवन।